ओके जी, क्वेश्चन 11 तक हो गया था। आज हम क्वेश्चन 12 से शुरू कर रहे हैं। मुझे पता था। ओके सर अभी वापस आ जाएंगे ना 1 को 2 तब से मैंने 1 घंटा भी रुकना पड़ेगा मॉडल चैप्टर पढ़ा लिया है आप टीचर पढ़ा रहे हैं। Okay. Question number 12. A spring balance consists of a spring of length 20 cm with a hook attached. When a fish of mass 3 kg is suspended from the hook, the new length of the spring is 27 cm. What is the spring constant of the spring? Spring constant की value क्या होती है? K is equal to F upon E. F की जगह पर mg लिख सकते हैं। mg upon E हो जाएगा। मास कितना है? 3, g की वैल्यू अपॉन E। अच्छा, E जो है वो है 27 माइनस 20 मतलब 7। वो है वालेकुम अस्सलाम। सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लें क्योंकि आपको आंसर न्यूटन पर मीटर में चाहिए। कितना आ रहा है? डी आ रहा है। क्वेश्चन 11 तक किया था लास्ट क्लास में, 12 में कौन सा पेज नंबर 57। ठीक है उम्मीद 12 हो गया। डिफॉर्मेशन किया है ना आगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चले जाऊंगी। सही है। क्वेश्चन नंबर 13। A metal wire is attached at one end of a fixed point and a load is hung from the other end 57 kg so that the wire hangs vertically. The load is increased from 0 to 20 Newton. This causes the wire to extend elastically by 5 millimeter. The load is then reduced to 12 Newton and the extension decreases to 3 millimeter. How much strain energy is released during the unloading process? देखो लोड एक्सटेंशन ग्राफ का ग्रेडियंट एरिया क्या होता है? एरिया एनर्जी होती है और ग्रेडियंट क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अभी हमें एनर्जी की बात हो रही है। अब वो कह रहे हैं अनलोडिंग प्रोसेस की एनर्जी, मतलब कहां से कहां तक? 20 से 12 या फिर आप कह सकते हैं 5 से 3। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ इस रीजन का एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बड़े ट्राइंगल में से छोटा वाला ट्राइंगल माइनस कर देंगे। तो बड़ा ट्राइंगल है हाफ इंटू 20 इंटू 5 एक्सपोनेंट माइनस 3। इसमें से माइनस कर दो हाफ इंटू 12 इंटू 3 एक्सपोनेंट माइनस 3। ग्रेडियंट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, एरिया होता है एनर्जी।
क्या आंसर है? काम बता था है ना, ठीक है। -4 एक्सपोनेंट अगले दिन दे देता सर -4 एक्सपोनेंट -3 क्या आ रहा है अनुषा? ये आ रहा है उल्टा तो नहीं आप इसको बेस इनटू हाइट और 0.032 आ रहा है। कुछ गलत गया, दोबारा खुद से करो जल्दी से। जो वर्किंग लिखी है ये कर दी आंसर, डी आंसर आ रहा है। अच्छा सही है ठीक क्वेश्चन नंबर 14, एक मेटल वायर है स्ट्रेच टू ब्रेकिंग पॉइंट एंड द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज प्लॉटेड. Which graph is correctly labeled with the elastic region, the plastic region, and the area representing burden to stretch the wire until it breaks? इलास्टिक वो होगा जहां तक स्ट्रेट लाइन होगी, प्लास्टिक वो रीजन होगा जहां पर लाइन कर्व्ड होगी, और वर्क डन होगा एरिया अंडर द ग्राफ. लेकिन वो कह रहा है until it breaks, इसका मतलब है कहां तक कवर्ड है? एंड तक एंड तक. तो एंड तक कोई है ठीक है चल डेल्टा. बी क्यों नहीं है मिस्टर सुजल? एक दोनों सेम ही है, क्या फर्क है? हाँ तो दो आंसर हो गए इसके. नहीं दो दो होंगे नहीं उल्टा लिखा हुआ है. अच्छा हाँ डी आंसर क्या फर्क था देखिए आप खुद से, वरना वो जो मैगजीन नहीं आते इसमें 5 डिफरेंसेस तलाश करें, वो वाला वो फिजिक्स कमजोर थी आपकी. Question number 15. The copper wire hangs vertically from a fixed point. A load is attached to the lower end of the wire, producing an extension X. The wire obeys Hooke's law. Which single chain gives an extension of 2x? अगर आप एरिया हाफ करते हैं तो उससे एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. क्यों? किसका इनवर्स किसके साथ? फॉर्मूला क्या होता है? y is equal to FL upon AE. एरिया और एक्सटेंशन का क्या रिलेशन है? एरिया और एक्सटेंशन का क्या रिलेशन है? इनवर्स. ए को सब्जेक्ट बनाओ तो ए और ई आपस में आपको मिल जाएगा इनवर्स. तो अगर वो कह रहा है कि एक्सटेंशन डबल, तो आप ढूंढेंगे एरिया हाफ. इसके अलावा इसका आंसर क्या हो सकता था? एक्सटेंशन डबल तो फोर्स डबल, लेंथ डबल, फोर्स लोड एक ही चीज होती है. एल वो है ना, वो लेंथ है, लोड नहीं है. लोड फोर्स. ठीक है, बात समझ आ गई. इसके अलावा भी ऑप्शन हो सकते थे लेकिन वो नहीं है गिवन. Plastic deformation of a sample of material. क्यों? ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं आ रहा, बाकी सब ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ रहे हैं. कैसे पता चला? एक्सटेंशन 0 हो रही. डी में एक्सटेंशन 0 नहीं हो रही. फोर्स रिमूव, फोर्स 0 हो गई है लेकिन एक्सटेंशन 0 नहीं. क्वेश्चन जरा गौर से पढ़ें. पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है?
4 सही है 4 solid steel rods each of length 2 meter and cross sectional area 250 millimeter square equally support an object weighing 10 kilonewton सीरीज का केस है पैरेलल का पैरेलल का केस है equally support an object weight and अच्छा equally 9 एक 10 किलो न्यूटन के ऑब्जेक्ट को 4 रस्सियां बांधी हैं इन्होंने पैरेलल हो गया ना या सीरीज हो गया बताएं लाइन पढ़कर हमें क्या लग रहा है 4 कॉर्नर्स पर 4 रस्सियां लगी हुई हैं तो 10 किलो न्यूटन हर वायर को मिल रहा है या 10 का क्वार्टर मिल रहा है सब क्वार्टर मिल रहा है मतलब ये पैरेलल का केस है सीरीज का पैरेलल का केस है ठीक है बात याद रखिए तो अब बाकी आप खुद से करें यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है FL अपॉन अब अगर मुझे बताएं F कितना यूज होगा 10 था ना 2.5 यूज होगा तुम क्या कहते हैं भाई 2.5 किलो न्यूटन आ गया लेंथ है 2 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया 250 मिलीमीटर स्क्वायर और एक्सटेंशन कितनी दी हुई है 0.10 मिलीमीटर अच्छा ये इससे सस्पेंडेड नहीं है ये उसके ऊपर रखा 4 स्टील रॉड्स है उसके ऊपर काम फिर भी सेम ही है लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करो क्यों भाई इस कुछ नहीं 4 और एक्सटेंशन तो सेम रहेगी क्योंकि पैरेलल नहीं एक्सटेंशन 0.1 सिंपल है अगर आपको मैंने बताया था पैरेलल का केस है तो जो फोर्स है ना वो जितने भी स्प्रिंग्स हैं उनको इक्वली डिवाइड हो जाएगी इतने से सिर्फ बात करके आगे कर ले हम अब 10 किलो न्यूटन को 10 तो रीड नहीं करेंगे हम क्या रीड करेंगे 2.5 यंग मॉडुलस हो जाएगा FL अपॉन AE F की जगह पर आप लिख लेंगे 2.5 एक्सपोनेंट 3 लेंथ कितनी है 2 एरिया कितना है उम्मीद सर F तो वो नहीं है हाँ F 10 किलो नहीं है F 10 किलो न्यूटन नहीं है वेट लिखा है भाई मिली कितना होता है मिली -3 होता है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो -6 हो जाएगा और एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी 0.10 मिली लगा हुआ है एक्सपोनेंट -3 क्या आंसर अनुष्का फुरकान भी नहीं आया अच्छा रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसको याद से बोलना 5% कंप्लीट बी आ रहा है आंसर एरिया अंडर द होल ग्राफ एरिया क्या होता है एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए तो नहीं होगा एनर्जी दैट वुड बी रिलीज्ड फ्रॉम द वायर if the final load was removed energy transferred into heat energy in the wire work done in stretching the wire Young modulus of steel is twice that of copper. क्या बनेगी इक्वेशन? Young modulus of steel is twice that of यही है ना? मतलब अगर स्टील का 2.5 होगा तो 5 नहीं अगर स्टील का 5 है तो उसका 2.5 ये लिखा हुआ है ना इसमें तो इक्वेशन बन गई young modulus of steel is equal to 2 times
वो लिखा हुआ है ना। स्टील का आपने कहा कि पांच सबसे है। 2y भी लिखे ना और उसको y क्या आपने कहा स्टील का सर पांच y है, होता है 2y साइड में क्यों पांच? आपने कहा था स्टील का पांच है, उसका ढाई कैसे हुआ? 2 into 2.5 5 होता है। सर उसको 2y से 2.5 y है। अरे सही, आप 2.5 कह रहे हैं उसका। देखो ये लिखा हुआ है, एक दोबारा से, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील is twice that of copper। लिखा हुआ है नहीं? वो मैथ सही है, इंग्लिश है तो मैथ नहीं पढ़ता, सीधी सी बात। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। A 50 centimeter length of copper wire of diameter 2 millimeter is joined to a 50 centimeter length of steel wire। लेंथ दोनों की सेम है। डायमीटर, कॉपर का डायमीटर 2 है, स्टील का डायमीटर 1 है, ठीक है। और क्या बताया हुआ उन्होंने? तो दोनों की लेंथ कितनी होगी? मतलब 0.5 लेंथ है, मिलाकर 1 होगी, ऐसे ही चलेगा। The combination wire is stretched by weight added to its end. Both the copper and steel wire obey Hooke's law। मुझे बताएं ये जो weight है, ये कॉपर पर ज्यादा लग रहा है या स्टील पर ज्यादा लग रहा है? दोनों पर सेम। ठीक है, तो क्या क्या चीजें सेम हो गई? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है FL अपॉन लेंथ सेम है और फोर्स सेम है। FL को सब्जेक्ट बना सकते हैं, FL इज इक्वल टू YAE। ये बात समझ आ गई? दोनों का YAE सेम होना चाहिए या नहीं? क्योंकि दोनों का YAE FL के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ YAE इज इक्वल टू YAE। लेकिन लेफ्ट साइड अगर आप लेट से स्टील के लिए लिख रहे हैं तो राइट साइड कॉपर के लिए हो। अब मैं YS की जगह पर 2YC लिख सकता हूँ। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या है आजकल? हाँ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई डी स्क्वायर अपॉन पाई डी स्क्वायर। पाई और 4 को हटा दें क्योंकि वो दोनों साइड पर होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा डी स्क्वायर। अब मुझे बताएं स्टील का डायमीटर कितना दिया हुआ है? तो 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने। अच्छा, मिलीमीटर यहाँ पर भी है, मिलीमीटर वहां भी होगा, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। इनटू ई एस इज इक्वल टू वाई सी को वाई सी लिखे रहने दें। अब यहाँ पर डायमीटर की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसके ई सी। हमें चाहिए ई एस अपॉन ई सी, इसको सब्जेक्ट बना लें, बाकी जो चीजें ऐसे है ना, आप सही लिखा है। यहाँ तक बात समझ आ गई? ई एस अपॉन ई सी आ गया, वाई सी से वाई सी कैंसिल हो जाएगा, उधर आ रहा है 4 और इधर आ रहा है 2। 4 अपॉन 2 कितना होता है? 2। तो आंसर है सर जी बेटा। सर फोर्थ सेम कैसे? फोर्स सेम कैसे है? इतना महंगा सवाल लिया तुमने सादुल्ला। सीरीज में लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए? सीरीज। तो ये वेट है, ये स्टील और कॉपर दोनों को सेम नहीं मिलेगा। अरे हाँ हाँ सही 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 okay। बस इतना ही समझ गया, बाकी सब समझ आ गया? जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में किसी को कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 20। Two wires X and Y are made of different metals. The young modulus of wire X, फिर से आगे वही स्टेटमेंट, the young modulus of wire X is twice that of, क्या लिखेंगे बताओ? 2y into y।
सही है. The wires are extended with the same strain and obey Hooke's law. मुझे बताएं जरा ये. हाँ हाँ उसके लिए भी बनाएं इक्वेशन. Diameter of wire X is half of. अच्छा इसकी इक्वेशन ना सही तमीज की इक्वेशन नहीं बनाने. 2 times dx is equal to dy. सही है ना. अब आपके पास दो चीजें आ गई हैं. yx पता चल गया इन टर्म्स ऑफ y और एक 2 dx पता चल गया इन टर्म्स ऑफ dy. यहाँ देखो मसला. यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बताएं. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. अब हम FL अपॉन AE यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसने स्ट्रेन की बात की. तो मैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख रहा हूं. अब स्ट्रेस की जगह क्या लिख सकते हैं. फोर्स अपॉन एरिया. तो ये देखा F अपॉन A इंटू स्ट्रेन. क्या ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है या नहीं. यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू स्ट्रेन. कोई मसला तो नहीं आता आप लोगों को. स्ट्रेन सेम है और क्या चीज सेम है. बस और कुछ सेम नहीं. तो स्ट्रेन को सब्जेक्ट बना लो. स्ट्रेन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा. F upon AY. वेरी गुड. तो दोनों का F अपॉन AY सेम होना चाहिए. अब अगर लेफ्ट साइड पर आप लिख रहे हैं x तो राइट साइड पर लिखेंगे y. हमें चाहिए क्या. fx अपॉन fy चाहिए. ठीक है. टेंशन इन x अपॉन टेंशन इन y मतलब fx अपॉन fy चाहिए. तो fx को लिखे रहने अपनी जगह पर. ये चलो fx अपॉन fy को सब्जेक्ट बना लो. ये हो जाएगा ax yx अपॉन ay yy. सही है. ax की जगह पर एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. लेकिन वो दोनों में पाई और 4 आएगा ना तो वो तो हटा दो. अब ax की जगह पर आप dx लिख सकते हैं ना. तो dx कितना है. नहीं dx को dx से लिख रहे हैं. dx स्क्वायर इंटू yx की जगह पर आप लिखते हैं 2y y अपॉन नीचे dy है. dy की जगह पर आप लिख सकते हैं 2dx का स्क्वायर इंटू y y. y से y कैंसिल हो गया. dx स्क्वायर से dx स्क्वायर कैंसिल हो गया. 2 अपॉन 4 बच रहा है. 2 अपॉन 4 मतलब ये D वाला पार्ट. दोबारा बता देता हूँ. देखें सुने. स्ट्रेन सेम था. स्ट्रेन को सब्जेक्ट बनाया. फोर्स अपॉन ए वाई आ गया. तो जिसका मतलब है दोनों का फोर्स अपॉन ए वाई. एफ एक्स अपॉन एफ वाई को सब्जेक्ट बनाया. यहाँ तक समझ आ गया. एरिया का फॉर्मूला बताओ अनीश. 5 और 4 दोनों में आएगा. कैंसिल हो गया. तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर. डी एक्स स्क्वायर को मैंने लिखे रहने दिया है. डी वाई बराबर किसके. तो डी वाई की जगह पे मैं लिखा का स्क्वायर. सही है. इसी तरह से वाई एक्स की जगह क्या लिखा है वो लिख दो. कैंसिलेशन करो आंसर. हम्म 2 अपॉन 4 आया. 1 अपॉन
एनर्जी का फॉर्मूला बताएं। हाँ के FX स्क्वायर। के ई स्क्वायर इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि के नहीं दिया। हाफ FX फॉर्मूला है, F कितना है? वन 120 किलो और X कितना है? मिली। क्या आंसर आ रहा है? -3 और +3 कैंसिल हो गए। 60 इंटू 0.25 14। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बताएं। y इज इक्वल टू FL अपॉन FL अपॉन E। E। अच्छा, इसमें यंग मॉडुलस को y की जगह E से रिप्रेजेंट करें। F की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? mg। लेंथ है L, सही है। डायमीटर दिया हुआ है तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई d स्क्वायर अपॉन 4। अपॉन वाला 4 मैंने ऊपर लिख दिया, सही है। और मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन कितनी है? x है, क्योंकि उन्होंने लिखा है। इंग्लिश पढ़ी नहीं है सही से। x को सब्जेक्ट बना लो तो ये हो जाएगा 4 mgl अपॉन पाई d स्क्वायर e। The variation of the compression of a spring with the force applied to it is shown in the graph. The block slides along the horizontal frictionless surface towards the spring as shown. The block is brought to rest by the spring. When the spring reaches a compression of 4 cm, all of the kinetic energy of the block is transferred to the elastic potential energy of the spring. What is the kinetic energy of the block when it first makes contact with the spring? फ्रिक्शनलेस लिखा हुआ है, हीट प्रोड्यूस होगी, तो आप एनर्जी चेंज क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ FE। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ FE। मास कितना है इसका? अच्छा, मास की जरूरत नहीं, हाफ mv स्क्वायर ही तो निकालना है डायरेक्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो बस डायरेक्ट आप क्या करें, हाफ F कितना है? 4 पर 8 आ रहा है। चार सेंटीमीटर पर फोर्स है 8। कितना आ रहा है? 60.16।
Cable on a suspension bridge supports a weight of 19.3 exponent 5 Newton. This weight causes the cable to stretch by 47 millimeter. A lorry crossing the bridge then increases the force on the cable to 23.3 exponent 5 Newton. The force extension graph for the cable is shown. What is the increase in strain energy in the cable when the lorry is crossing the bridge? तो हमने एरिया क्या लेना है? माइनस करवा देंगे बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल. दूसरे बोल रहा है इंक्रीज इन स्ट्रेन एनर्जी. तो भाई मैंने बोला बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल माइनस कर देंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं. मतलब हम सिर्फ ये वाला एरिया लेंगे. तो बड़ा ट्रायंगल था half into 19.3 exponent 5 into छोटे में बड़ा sorry 23.3 exponent 5 into 57 exponent minus 3 हो गया बड़ा ट्रायंगल. और इसमें से अब आप माइनस कर देंगे half into 19.3 exponent 5 into 47 minus. क्या आंसर आ रहा है? यस बेटा. सर वो फर्स्ट वाली की 66405 वैल्यू है जो उसको बड़ा. सेकंड वाले को माइनस करके बताओ आंसर क्या आता है. ओके अभी सही आंसर है. क्वेश्चन 25. यूनिट्स बताने स्ट्रेस का. क्वेश्चन समझाओ ना मुझे आइडिया समझ में कैसे होगा. स्ट्रेस का न्यूटन हो गया. ठीक है. स्ट्रेन का स्ट्रेस का तो न्यूटन हो गया सुधर ने बता दिया. तो ये स्ट्रेन का मीटर इतना मुश्किल सवाल है. स्ट्रेन का 9 यूनिट हो. विजन मॉडुलस और स्ट्रेस जी. आंसर इज डी डेल्टा. अगर ये क्वेश्चन भी वो गलत करके आ जाए पेपर में क्या करेगा वो घर में आके? किस तरह से अपने आप को देख सकेगा शीशे में? क्वेश्चन नंबर 26. देखो पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आसान आसान है आपके सामने. एक देखा और गलत कर दिया. और मुश्किल मुश्किल भी होते हैं पेपर. दोनों तरह के क्वेश्चन. A rubber band is stretched and then relaxed to its original length. The diagram shows the force extension graph for this process. As the force is increased, the curve follows the path OPQ to extension E. As the force is reduced, the curve follows the path OQRO to return to zero extent. The area labeled X is between the curves OPQ and QRO. The area labeled Y is bounded by the curve QRO and the horizontal axis. Which statement about the process is correct? G. Area X is the energy which heats the band as it is stretched to extension E. क्या एरिया ए गलत है तो क्यों गलत? हीट तो ही है. उसको एक्सटेंड करा हीट तो है.
तो एरिया एक्स की बात कर रहा है आपसे, एक तो नहीं फिर क्या कर रहा है? स्ट्रेच करना अच्छा एरिया वाई कौन सा एरिया? ये हमारे नहीं जो उसको वहां से लेके आया जो हीट है लूज एक तो लूज है यूज तो है यूटिलाइज एरिया एक्स है तो हीट ही, जैसे लेकिन उसके आगे जो लिखा हुआ है ना वो गलत है, एज इट इज स्ट्रेच टू एक्सटेंशन ही। देखो मैं आंसर तो पता है सबको कि बी आंसर है गलत, पर डिस्कशन ये कर रहे हैं कि ए क्यों गलत, बात उस पे करें। देखो जब आपने इसको ओ से लेकर क्यू तक एक्सटेंड किया है ना, तो जो कुछ एरिया बिलो द ग्राफ था वो तो आंसर आपने बी लिख दिया, सही है, वो सबके लिए क्लियर है। तीन रीजन हैं इसमें, जरा अगर आप गौर करेंगे, तीन रीजन का मतलब एक तो रीजन हो गया पूरा, यह है वर्क डन टू स्ट्रेच इट टिल एक्सटेंशन ई, सही है, एक बात हो गई, जिसको आप इनपुट कहते हैं, क्या कहते हैं। अब एक रीजन है वाई, यह है आउटपुट, आउटपुट, और एक रीजन है ये है वेस्टेड। लेट से 100 जूल्स एनर्जी अप्लाई की स्प्रिंग पर उसको खींचने के लिए, सही है, तो जो ब्लॉक अटैच था, जैसे आप उसको रिलीज करेंगे ब्लॉक के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 100, लेकिन ब्लॉक के पास 100 नहीं 80 है, तो 20 कहां चलेगी, हीट में चलेगी, लेकिन वो हीट एक्सटेंशन के दौरान प्रोड्यूस हुई है या कंप्रेशन के दौरान प्रोड्यूस हुई, तो वहां पर लिखा हुआ है which heats the band as it is stretched to extension E। जैसे ही आप फोर्स रिमूव करेंगे उसने वापस आना है अपनी ओरिजिनल एक्सटेंशन, जीरो एक्सटेंशन की तरफ, ओरिजिनल लेंथ की तरफ, तो वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट तो होगी, लेकिन 100% नहीं होगी, क्योंकि हर प्रोसेस में मैंने आपको बताया एफिशिएंसी 100% तो नहीं होती, तो कुछ हीट प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन वो ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, सही है, इसलिए इसका आंसर है बी। अच्छा बाकी ऑप्शन में किसी में आपको कुछ पूछना है तो पूछे। डी का वाई होगा किसका? डी का एरिया वाई होगा नेट वर्क डन ऑन द बैंड ड्यूरिंग द प्रोसेस, नहीं नेट वर्क जीरो हो जाए क्योंकि वापस आ गया, एक्सटेंशन वापस से जीरो हो गई ना, इसलिए नेट वर्क डन जीरो। अगर सेंटर कहीं और होता तो सर यस सर ये पार्ट डी का क्या सीन है? क्या चीज? पार्ट डी समझा दे, ये पार्ट डी जो है इसमें y माइनस x जब करेंगे तो सर तो एरिया क्या बनेगा फिर? y माइनस एक्स, y माइनस एक्स से कोई भी चीज नहीं मिल सकती, y प्लस एक्स इनपुट है, y माइनस एक्स कुछ नहीं, आप एक इक्वेशन लिखें इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस वेस्टेड, सही है, और उसमें लिख देते हैं 100 इज इक्वल टू 80 प्लस 20, लिख दिया। अब मैं बोलूं 80 माइनस 20 बताओ क्या हुआ, 60, अब बोलो बताओ 60 क्या चीज है, कुछ नहीं, 100 इनपुट है, 80 आउटपुट है, 20 वेस्टेड है, आउटपुट माइनस वेस्टेड कुछ नहीं होता, इनपुट माइनस वेस्टेड आउटपुट होता है, इनपुट माइनस आउटपुट वेस्टेड होता है, लेकिन आउटपुट माइनस वेस्टेड कुछ नहीं होता, होता है तो आप बता दो, ऐसा कुछ नहीं, तो ऑप्शन डी में जो चीज उन्होंने लिखी है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया, क्वेश्चन 27 पे आ जाए। Spring is loaded with weights. When the weights are removed, the spring returns to its original length. The spring is then loaded with heavier weight. When the weights are removed, the spring is longer than it was originally. बहुत मुश्किल सवाल आ गया, सोचल इसका जवाब देंगे। सवाल ये पूछ रहा है कि एक दफा उसको लोड लगाए, हटाए लोड तो उसने एक्सटेंशन जीरो कर दी, दूसरी दफा हैवी लोड लगाए उन्होंने, और जब लोड रिमूव किए तो उसने एक्सटेंशन जीरो नहीं, क्या होगा? सिर्फ इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुई है, आंसर इज ए। ये तो बता रहा हूँ, एक लाइन ऊपर वाली पढ़े फिर एक लाइन नीचे वाली पढ़े,
इसमें क्या हुआ है? हाँ? सही है, एक हो गया। उसके बाद क्या किया उन्होंने? तो भाई एक दफा इलास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ाई उन्होंने आपको और एक दफा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पढ़ाई। आप कह रहे हैं which types of deformation are shown by this experiment? इस एक्सपेरिमेंट में दो काम किए उन्होंने। तो एक दफा जो ऊपर वाली लाइन है उसमें क्या शो हो रहा है और नीचे वाली लाइन में इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, आंसर भी सुजल ने बताना है। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। अब यहां पर आप एक नई चीज सीख रहे हैं, तो पहले हम एक काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला बताएं। अगर मैं एरिया लूंगा तो मैं करूंगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही करूंगा ना। तो मैं स्ट्रेस की जगह क्या लिखूं? स्ट्रेन की जगह क्या लिखूं? एक्सटेंशन अपॉन सही है, ये यहां तक आ गया समझ में आपको? अब आप मुझे बताएं कि हाफ एफ ई अपॉन ए एल, यही लिखा हुआ है ना ये? व्हाट इज हाफ एफ ई? व्हाट इज ए एल? वॉल्यूम। सही है, क्या निकालेंगे इस ग्राफ का? एरिया अंडर द ग्राफ। मैंने उसे बताया था कि उसमें लाइन कर्व्ड है, इसलिए जो एरिया ऊपर और जो एरिया नीचे आ रहा है वो सेम नहीं है, इसी वजह से उसका आंसर है ऑप्शन। आप इसको देखकर उस ऑप्शन को पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम उस दिन बात डिस्कस कर रहे थे, इसका हमने आंसर ए सिलेक्ट किया था। देखिए लाइन स्ट्रेट नहीं और वो पूरे ग्राफ का बोल रहा है, लिखा हुआ है एरिया अंडर द ग्राफ। क्वेश्चन में पढ़ें क्या लिखा हुआ है? एरिया अंडर ग्राफ, क्या दोनों तरफ सेम है? अगर ये लाइन स्ट्रेट होती तो ये आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि आप देखें ऊपर एरिया कम आ रहा है, नीचे एरिया ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर इसलिए। क्वेश्चन नंबर 28 तक पहुंच गए? ठीक है, क्या आंसर आ रहा है इसका? हाफ इंटू बेस है 0.010 और हाइट है 2, गीगा कितना होता है? क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है, मेगा आ रहा होगा, मेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो एक्सपोनेंट 9 into 0.010। वन एक्सपोनेंट 7 आएगा, इसको आप लिखेंगे 10 एक्सपोनेंट 6, तब 10 मेगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 29। A bolt is subjected to a tensile force as shown. The bolt has a circular cross section. At end X, the diameter is 2d. At end Y, the diameter is d. What is the ratio stress upon stress? दो तरफ फोर्स सेम है और यंग मॉडुलस सेम है या नहीं है? आप बोल्ट लिखा हुआ है ना, तो मटेरियल तो एक ही होगा ना पूरा, ये पूरा एक ही मटेरियल है ना, तो यंग मॉडुलस सेम हो गया, फोर्स भी
सेम होगी। यंग मॉडुलस होता है L अपॉन AE, स्ट्रेस चलो, stress of y divided by stress of x, Fy upon Ay डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ax अपॉन Fy और Fx कैंसिल हो जाएंगे। ax कितना है, एरिया फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो हो जाएगा 4d स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, क्या आंसर आ रहा है? Rectangular block of steel supporting a very large component of a bridge has a height of 15 centimeter and a cross section of 20 times 12. It is designed to compress 1 millimeter when under maximum evenly distributed load. The Young modulus is 2 exponent 11. What is the maximum load it can support? Formula क्या लगेगा? FL upon AE, F को सब्जेक्ट बना लें, YAE upon L, Y है 2 exponent 11, एरिया के लिए हम क्या करेंगे 20 टाइम्स 12, 20 टाइम्स 12 एक्सपोनेंट -4, दोनों सेंटीमीटर्स में थे ना, तो -2 -4 हो गया, डायरेक्टली भी आप दो अलग अलग दफा लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी 15, 15 एक्सपोनेंट -2, क्या आंसर आ रहा है? एक्सटेंशन भी लिखनी है यहाँ पर, 1 एक्सपोनेंट -3, ए आ रहा है? खत्म हो गया सवाल। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हमने इसके थ्योरी क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसके वर्क पावर एनर्जी के हम कर चुके हैं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे ना पहले, उसमें वर्क पावर एनर्जी इंक्लूडेड है। अब डिफॉर्मेशन के क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा शुरू होगा मेन, ये वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, हमारी जो मैंने आपको बताया था 6 दिन क्लासेस का, तो शुरू हो चुकी है। जो बैच है जून 2022 का, उसको मैंने शुरू कर दिया सेम टाइम पर, दूसरे दिन, मतलब अगर आज वेडनेसडे है तो थर्सडे को 6 बजे किसकी क्लास होगी? एएस वालों की। कौन सा बैच? जून 2022 का। और वो कौन सा चैप्टर कर रहे होंगे? चैप्टर नंबर 1। तो आप लोग अभी हैं चैप्टर 7 पर। चैप्टर 7 पर तो जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है, दोबारा पढ़ना है, वो 6 से 7 आएंगे उन क्लासेस में जो जून 2022 की। तो रोज 6 से 7 क्लास हो रही है एएस की। एक दिन आप लोगों की जिनके नवंबर में एग्जाम है, और एक दिन हो रही है जून 2022 की जिनको बेस से पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। संडे नहीं, संडे ऑफ, उसमें आप सेल्फ स्टडी करें। और एक दिन मैं आपको वैसे भी कहूंगा कि आप सेल्फ स्टडी के लिए अपना रखें, क्योंकि आप करते ये हैं कि आप सिर्फ ट्यूशन पे रहते हैं और घर पे जाकर खुद से कुछ नहीं पढ़ते। अगर आप संडे को आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम आए, लेकिन कोशिश करें उस दिन आप खुद पढ़ें। यहाँ जो पूछना है वो पूछ लें, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा उस दिन, आप पूछने आ सकते। ठीक है, ओके सर। यस बेटा। सर, वो आपने जो वर्क एनर्जी पावर की